राधे राधे। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग, सब कुछ ठीक? तो कल कहाँ तक पढ़ रहे थे? अभी जस्ट आया हूँ। आज रथ यात्रा का, जो श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा का आखिरी दिन था। आज श्री जगन्नाथ जी अपनी मौसी के यहाँ से अपने गर्भगृह, अपने मंदिर प्रांगण में वापस लौटे। तो बहुत अच्छा लगा रथ यात्रा में शामिल होकर, बहुत ही सुखद अनुभव रहा। तो आइए जय श्री जगन्नाथ जी का नाम लेके आज का क्लास, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो कल क्या पढ़ रहे थे? इंडियन पार्लियामेंट। बस 10 मिनट में रिकॉल करते हैं। कल जो हमने पढ़ा, कल जो हमने जाना, उसे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। और इसे कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 79। ये आपको पता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 भाग हैं। पहले में राष्ट्रपति, दूसरे में राज्यसभा और तीसरे में लोकसभा। हमने कल ये पढ़ा था। इसे अनुच्छेद 80 में शामिल करते हैं और इसे अनुच्छेद 81 यानी 81 में परिभाषित किया गया है। आपने ये जाना। फिर हमने ये बात करी थी लोकसभा और राज्यसभा को, मैंने अलग अलग आपको समझाया था। तो यहाँ तक, और मुख्यतः हमें इन 2 के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में एक सेपरेट आप सेशन लेंगे, जहाँ पे हम राष्ट्रपति के हर चीज़, हर पहलू को जानेंगे, ठीक है। तो अभी मुख्यतः राज्यसभा और लोकसभा में बात करेंगे, ठीक है। और इनमें भी कल हमने ये पढ़ा था कि लोकसभा की संरचना क्या है, लोकसभा में चुनाव, जो भी थोड़ी डिटेल्स थी लोकसभा के बारे में हमने जाना था। इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा, ये जाना था हमने कि ये निचला सदन है, ये लोअर हाउस है, ये आम सदन है, कॉमन हाउस, ठीक है। और इसे ही फिर यूएसए, यूके और यूएसए में हमने जो हमारी जो संसदीय प्रणाली है, जो व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन से ली हुई है। और इसे हमने जाना था यूके में इसे क्या कहते हैं। इस यूके में हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, ठीक है। और यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर राज्यसभा था, जो हमने तुलना करके आपको बताया हुआ था। राज्यसभा, इसे अपर हाउस कहते हैं, ऊपरी सदन, इसे विद्वानों का सदन भी कहते हैं। ये पूरी संरचना आपको बताई थी, ठीक है। और इसे भी हम तुलना करते हैं यूके और यूएसए में। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन हो गया, ठीक है। तो राज्यसभा को वहाँ पे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये कहते हैं। यहाँ पे यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और यहाँ पे सीनेट कहते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर हमने इसके बाद समझा था
फिर हमने ये इसके बाद समझा था लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का चुनाव होता कैसे है, लोकसभा में जो होती है उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये हमने जाना था। इसके लिए क्या प्रोसीडिंग्स है, क्या उसके लिए जो होती है योग्यता होती है, ये हमने जाना था कि उसकी जो आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। वो पागल या दिवालिया ना हो, ये हमने समझा था। वह भारत का नागरिक हो। चौथा, 3 कल मैंने बताया था, चौथा होगा अनुसूची तीन के अनुसार वह शपथ, यानी जिसे हम ओथ कहते हैं, लेने की योग्यता रखता हो। 5, उसे किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा ना मिली हो। ये सज़ा कहाँ से ना मिली हो? न्यायालय के अनुसार, यानी किसी भी अपराध के लिए उसे 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा उसे ना मिली हो। ठीक है, और वो महिला जो उत्पीड़न है उसका दोषी न हो। 7वां, वह जो दल बदल है, यानी जो एक दल से दूसरे दल में जाने की जो टेंडेंसी है उसका वो दोषी ना हो, दल बदल का दोषी ना हो। तो ये कुछ उसकी योग्यताएं हैं जो अमूमन आपको ये जाननी चाहिए। सेम टू सेम आपको उधर होगा, बस उसमें राज्यसभा में होगा, ये सारी चीज़ राज्यसभा में भी लागू होती है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक एज का फ़र्क आता है कि एज यहाँ जैसे यहाँ पे 25 ईयर्स है तो यहाँ पे 30 ईयर्स है। बाकी सेम चीज़ें रहेगी, वो पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, सॉरी, अनुसूची 3 के अनुसार वो शपथ लेने की योग्यता रखता हो और उसे किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा ना हुई हो न्यायालय के द्वारा, और वह महिला उत्पीड़न का दोषी ना हो, वह दल बदल का दोषी ना पाया गया हो। इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो मानसिक रूप से विकसित ना हो, ये सारी चीज़ें। और ये मुझे 6 नंबर में वो महिला उत्पीड़न का शिकार ना हो। आजकल जैसा चल रहा है हमारे आसपास, यहाँ पे अब महिला उत्पीड़न से कहीं ज़्यादा पुरुष उत्पीड़न हो रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कानून जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसा सीनरी चल रहा है समाज में, आप तो देख ही रहे, जान ही रहे। तो ये सारी चीज़ हमने कल पढ़ी थी। और एक चीज़ और पढ़ा था, और सीटें एक पढ़ी थी कि जो लोकसभा में सीटें हैं, एक मिनट मैं फिर से क्लियरली चीज़ रह गई, जो हमने कल पढ़ा था उसे एक बार तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। रिवीज़न जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो फिर वो ब्रेन जो है ना वो स्टोर नहीं कर पाएगा। आपको रिवीजन सफलता के एक ही सीढ़ी है, एक ही मंत्रा है कि मोर एंड मोर रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जो चीज़ पढ़ाया गया, जितना ज़्यादा उसको रमेंगे, उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, उतना ज़्यादा ये ब्रेन जो है आपको याद रख पाएगा। क्योंकि इसकी भी एक बोलने की अपनी है
कि वो तय समय तक उस चीज़ को याद रखता है। फिर अगर आप उसे रिवाइज़ ना किया तो फिर ये उसे डिलीट कर देता है। तो इसे रिवाइज़ किसी भी चीज़ को आपको रिवाइज़ आपको रेगुलर इंटरवल्स में आपको करना ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमने कल और पढ़ा था, लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें, ये हमने पढ़ा था कल। यहाँ पे कितना सीटें थी? टोटल था 550, जो वर्तमान में है 545। जिस एक आपको बताया था 5 सीटें जो थी हमारा पीओके के लिए है, जो आरक्षित रखी गई है। सेम राजस्थान राज्यसभा में जो सीटें थी हमारी 250 थी, इसमें भी जो वर्तमान में है हमारी 245 है वर्तमान में, ठीक है। इसमें भी 5 सीटें जो है हमारा पीओके के लिए बाकी रखी गई थी, जो हमने बताया था कितना अच्छा मौका था ऑपरेशन सिंदूर। ये 5 सीटें भर जाती हमारी, कोई नहीं, मौका फिर मिलेगा, फिर शिद्दत के साथ हम ये जो हमारी 5 सीटें यहाँ पे है, 5 सीटें यहाँ पे हैं, ज़रूर इसको हासिल करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा जो हम यहाँ पढ़ रहे होंगे क्लास में, ये जो 550 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में, इतनी सारी सीटें हो जाएगी। तो और इसमें भी आपने ये पढ़ा था कल 545 में जो 2 एंग्लो इंडियन का सीट था, उसे हमने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम के अंतर्गत डिसॉल्व कर दिया, यानी उसे रद्द कर दिया, यानी इसकी अब ज़रूरतें रही नहीं। क्योंकि आप जानते हो एंग्लो इंडियंस, कल मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियंस में क्या होता है कि माता जो होती है वो भारतीय होनी चाहिए, लेकिन पिता जो यूरोपियन होनी चाहिए। पहले क्या आता, जब आज़ादी के समय, जब ब्रिटिश एरा के समय, तो क्या था ना कि यूरोपियन आते थे और हमारे यहाँ जो इंडियन वुमेन है उनसे शादी करते थे, उनके जो बच्चे होते थे, ठीक है। क्योंकि देश आज़ाद हुआ तब ऐसा होता था कि भारतीय महिला है लेकिन उसके जो हस्बैंड है यानी बच्चे हो गए, उसके पिता यूरोपियन है, आखिर वो तो भारतीय जन्म से नागरिक है उसका बच्चा, उसके लिए भी सीटें आपको व्यवस्था करनी थी। तो इस आधार पर हमने 2 सीटें, जिसका मनोनयन जो था राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, ठीक है, 2 सीटें आपकी लोकसभा में, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित की गई थी, ठीक है, कि आपकी 2 सीटें आरक्षित। लेकिन अब क्या था कि हमारी 1947 में देश आज़ाद हुआ और अभी चल रहा है 2025, ठीक है, और ये 2019 में डिसॉल्व हुआ, इतने मतलब वर्ष हो गए, ठीक है। तो अब शायद आप तो देख रहे होंगे इतना सारा वर्ष बीत गया, 2 से 3 पीढ़ी बीत गई, तो अब क्या था ना कि नॉर्मल हो गया। अब ऐसी व्यवस्था रखना, एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें आपको रखना, ये ज़रूरी लग नहीं रहा था। इसीलिए हमारी संसद ने इस पर ध्यान दिया और ये जो 2 सीटें थी, जो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो है स्टार मार्क 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे 2019 में रद्द किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ आपको, ये 2 जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें जो थी, इसका मनोनयन कौन करता था? तो इसका मनोनयन करता था राष्ट्रपति। ये आपने सीख लिया, कल हमने बताया था। और यहाँ पे भी वैसे ही थी, तो ये 545 में आपको ये मैंने बताया था 530 सीटें जो थी वो राज्य से चुनते थे, 20 सीटें यूटी से चुनते थे, और बाकी सीटें तो एंग्लो इंडियन तो ख़त्म ही कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें रही। यहाँ पे भी जो था आपका 228 और प्लस 12 इतना था, तो 228 राज्य से और ये यूटी से, ठीक है। तो ये सारा कल हमने पढ़ा था, आपने समझ लिया। आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए करंट का जो सिचुएशन चल रहा है ना, करंट का जो सिचुएशन चल रहा है, भाषा संबंधी विवाद,
हम थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, लेकिन जो करंट में जो चल रहा है जो सिचुएशन, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं 5 मिनट आपसे, ताकि करंट के मुद्दे को भी आपको याद रखना ज़रूरी है। आप बात कर पाओ, आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी सिचुएशन, जो भी न्यूज़ में रहती है आपकी, ठीक है, आपको उसको अंदर पढ़ के ही जाना है, यानी पूरा पोस्टमार्टम करना है आपको। क्योंकि एक तो वो करंट अफेयर बनेगा, आपका सवाल बनेगा, उसके अंदर से पूछेंगे आपसे सवाल, ठीक है, उसके सारे फैक्ट्स पूछेंगे आपसे, ठीक है। और एक स्मार्ट ये रहेगा कि आप पूरा दायां बायां सब कुछ पूरा पोस्टमार्टम पढ़ के जाओ उसके लिए। अभी जो चल रहा है भाषा संबंधी विवाद, इसमें ये भी पॉलिटिक आई है। तो भाषा हमारे संविधान में इसे कौन से भाग में दिया? भाग था 18, ठीक है। अनुच्छेद भाषा की 343 से 51, ठीक है। और हमारी जो राजभाषा है क्या है? हमारी राजभाषा देवनागरी हिंदी जिसे हम कहते हैं। देखो यार, सिंपल है, हमारा जो देश है ना, विविधताओं से भरा देश है, ठीक है। अलग धर्म है, विभिन्न सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषा है, कुल 22 भाषा संविधान में दर्ज हैं जो हमें मान्यता दी गई है, ठीक है। तो हम यार सिंपल सा चीज़ है, जो आप देख रहे हो कि कोई आदमी अगर किसी स्टेट में गया, ठीक है, वो वहाँ काम करने गया, घूमने गया, वो वहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, ठीक है। तो यार हम एक अपनी राज्य की भाषा जानते हैं, जिसमें हम बचपन से पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो हमारे 350 में हमारी जो प्राथमिक शिक्षा ये कहता है कि आपको अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है, आपको राज्य की भाषा जो भी है, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलोगे, ठीक है, आप गुजरात में हो गुजराती, हमें ये अधिकार संविधान देता है, ठीक है, ठीक है, हम ये जानते हैं। लेकिन किसी भी इंसान के पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उस पर किसी और की भाषा थोपा जाना, या हमारा ब्रेन क्या इतना है कि हम बहुत सारी, यानी गुजरात जाएँ तो गुजराती सीख ले, महाराष्ट्र जाए तो मराठी सीख ले, बंगाल जाए तो बंगाली सीख ले, कर्नाटका जाए तो कन्नड़ सीख ले, केरल जाए तो मलयालम सीख ले, आंध्रा जाए तो तेलुगु सीख ले, तमिल जाए तो तमिल सीख ले। क्या ये ज़रूरी है? भाषा एक संवाद का माध्यम है। भाषा अपने विचारों को हम सामने वाले को समझा पाएँ, सामने वाला हमें समझा पाए, इसका माध्यम है। सिंपल सी चीज़ें हैं। हमारा जो देश है क्या है, हमारा जो भारत है, इसे क्या कहते हैं? संविधान इसे क्या कहता है? इसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहते हैं। हमारा संविधान इसे राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। तो अपनी एक राज्य की परिभाषा क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि सिंपल सा राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है, इसका आंसर क्या होगा? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, 8 यूटी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा क्या होगी? एक राज्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक उसका ज्योग्राफिकल लैंड होना चाहिए, यानी एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। एक जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर निश्चित भूभाग नहीं है तो राज्य कैसा? अगर जनसंख्या ही कुछ नहीं है तो फिर वो राज्य कैसा? और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारे देश के संविधान में कहता है, जो हमारी मौलिक अधिकार का सार है, कर्तव्य का सार है, वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अब इसका मतलब क्या है? ये तो थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी का शब्द है, और ये सॉवरेनिटी, संप्रभुता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आम आदमी के दैनिक जीवन में भी दिखता है आपको। अगर आप अपना कोई भी निर्णय, छोटा से लेकर बड़ा तक, निजी से लेकर जो भी निर्णय है, अगर आप स्वयं की इच्छा से लेते हो, स्वयं आपके
मतलब रज़ामंदी ज़रूरी है। स्वयं आपका ये कहता है अंदर से कि मुझे ये काम करना है और ये मैं काम करूँगा, मुझे अच्छा लगता है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे ये करना है जो मेरे हित में है, जो दूसरों के हित में है, जो समाज को कोई नकारात्मक न संदेश जाएगा, ना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई भी जो चीज़ है, हम बिना किसी बाहरी दबाव के जो डिसीजन लेते हैं, एक राज्य डिसीजन लेता है, एक देश डिसीजन लेता है बिना किसी और देश के पूछे बिना, क्योंकि हम संप्रभुता संपन्न देश हैं। हमें अपने देश के लिए जो ज़रूरी है, जो बेहतर है, जो हमारे हित में है, हमें वैसा काम करना है। एक सरकार भी संप्रभुता को मान के शासन करती है। हम चुनी हुई सरकार हैं, हमें लोगों ने चुना है, ठीक है, तो हम अपनी संप्रभुता का ख्याल रखेंगे। हम किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। जब तक आपका कोई डिसीजन किसी के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो, एक राजनीतियाँ बनाता है, एक देश नीति बनाता है, तो उसमें संप्रभुता की झलक दिखती है। संप्रभुता इज़ द की रोल ऑफ एनी डिसीजन, एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एनी अमेंडमेंट एंड एनी एक्ट। यानी संप्रभुता एक की है किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। हमें अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमें अपनी ही भाषा से प्यार होना चाहिए। हमारा देश बहुत खूबसूरत है। ये भाषा संबंधी विवाद, यार भाईचारे को ख़त्म करते हैं। हमने कहा था, नकल पढ़ा था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये 3 स्तंभ है। जब तक हमारे समाज में ये है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जब तक ये है तब तक हमारा देश विकास की राह पर है। हमारे पास मुद्दे की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के लिए ज़रूरी है। देखिए, किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हमें राजनीति समझनी चाहिए, हमें राजनीति आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीति करना, सब कुछ को साइड करके, सब कुछ को भुला करके सिर्फ द्वेष करना, राजनीति हमें द्वेष करना नहीं सिखाता, लेकिन सिर्फ राजनीति करना हमें द्वेष सिखाता है। ये सारी सिनेरियो जो बन रहा है यार, एक ह्यूमन ब्रेन के लिए हमारा ये राइट कहता है ना कि हम चाहे बिहार में हैं, हम काम की तलाश में महाराष्ट्र गए, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरी इज्जत के साथ काम करेंगे। लेकिन यार ये पॉसिबल नहीं है कि हम जहाँ जाए हम पे कुछ थोपा ना जाए। हम बिल्कुल स्वतंत्र भाव से किसी भाषा को सीखेंगे। हर कोई, मतलब हमारे देश में हर भाषा प्यारी है, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, सबका डायलेक्ट बहुत प्यारा है। अगर लेकिन वही चीज़ हम पे थोपा जाए तो फिर यार ये दिक्कत होती है। हर स्टेट, 28 स्टेट एंड 8 यूटीज़ इक्वल नहीं है, सब में डिफरेंसेस है, सबकी भूभाग में अंतर है, संस्कृति में अंतर है, उनकी आर्थिक स्थिति में अंतर है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी, हमने सबसे लड़ा। कोई राज्य ज़्यादा डेवलप था जो अंग्रेज के समय से ही था, जो यूरोपियन के समय से ही था, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिला। आज महाराष्ट्र अगर डेवलप्ड है तो उसका एक जोग्राफिकल लैंड की वजह से डेवलप्ड है। अंग्रेज के समय कुछ नीतियाँ ऐसी थी, व्यापार ऐसा था, वो इतना डेवलप है कि आज भी वो प्रोग्रेस में है। यानी कोई अगर टॉपर है तो उस पर मेहनत हम आज कम भी करें तो चलेगा ना, लेकिन ज़्यादा ध्यान देने की कहाँ ज़रूरत है।
जिसको वास्तविकता में ज़रूरत है। हम बिहार यूपी वाले, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हर किसी को रोज़गार की व्यवस्था हो सके। हर कोई अपने परिवार लेकर के पलायन करता है दूसरे राज्य की ओर। अगर भारत में ऐसी स्थिति है, अगर हम किसी दूसरे राज्य में शेप फील नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल सा चीज़ भाषा को लेकर के हमें कभी भी थप्पड़ जड़ दिया जाता है, हमें भी कभी भी डरा धमका दिया जाता है, तो यार कोई कैसे सेफ फील करेगा, कोई कैसे तब स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करेगा। हमें इसको समझने की ज़रूरत है और सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये भाषा संबंधी बात जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय से खड़ा हुआ। सर्वप्रथम जो हमारा राज्य बना भाषा के आधार पर, वह आंध्रा बना। मुद्दा था, आंध्रा मद्रास लड़ रहे थे। मुद्दा था कि जहाँ ज़्यादा हिंसा हो रही है, भाषा को लेकर लड़ा जा रहा है, ठीक है। हमारा बिहार बंगाल का विभाजन हुआ, इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था भाषा। आज देश में ऐसा माहौल जो हो रहा है वो कहते ही सही नहीं है। तो ठीक है, आपसी सौहार्द बनाए रखें और मिलजुल कर रहें। बहुत ही प्यारा देश है। हम राजनीति पढ़ रहे हैं, राजनीति आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपने राइट्स को जानना, अपनी ड्यूटीज़ को जानना, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि हम अपनी वैल्यू को जान सकें। अगर हम अपनी वैल्यू को नहीं जानेंगे तो कोई और हमारी वैल्यू को समझा देगा। इस चीज़ के लिए सजग होना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपको अपना संविधान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? पहले चैप्टर में लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने ये टॉपिक यहाँ से चुना। हमें जानना पड़ेगा KYC, इसका फुल फॉर्म है टू नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा ऑक्सीजन है जो लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। हमें इसकी समझ होनी चाहिए, बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। कोई भी आके आपके कान के नीचे लगा ना पाए। आप लड़ो अपने राइट्स को लेकर, तभी तो हमारा ये खूबसूरत संविधान तैयार हुआ, तभी तो आज हम ये पढ़ रहे हैं। हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है, जैसे बाबा साहब ने लिखा। वो संपूर्ण विश्व का सार है। जितने भी एक्ट बने हैं पूरे विश्व में, इतने भी नियम कायदे बने हैं, सबकी संविधान की, सभी देशों की संविधान की जो अच्छी बात है, जो प्योरेस्ट एंड फाइन, जो छान कर जो निकला है, वो हमारा संविधान में दिया गया है। इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा संविधान है, इतना खूबसूरत संविधान है, जिसमें सबके लिए अच्छी चीज़ें, सबके लिए बस ये एक फंडामेंटल चीज़ है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अगर ये है समाज में तो समाज विकास करेगा। अगर इसमें अगर कोई एक भी लड़खड़ाएगा ना, तो फिर विकास की जो प्रक्रिया है विकसित होने की, वो धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, आइए, काफ़ी बात कर लिया हमने, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
देखो, आज पढ़ेंगे लोकसभा का निर्वाचन होता कैसे है। लोकसभा का निर्वाचन होता कैसे। पहली बात, अभी जो कुछ समय पहले जो मोदी जी द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, चुनाव हुआ, सारे एमपी का चुनाव हुआ, हम सब ने जाके वोट डाला, ठीक है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है। सर्वप्रथम जब भी चुनाव होगा इसकी एक अधिसूचना जारी की जाती है कि फ़लाने समय में चुनाव इन निर्वाचन क्षेत्रों में होने जा रही है। पहली बात तो क्या होता है, 543 मैंने बताया था 543 सीटें। इसके लिए जो निर्वाचन क्षेत्र है ये निर्धारित किया जाता है। इसकी अधिसूचना जारी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आप तो ये जानते हो इसमें हम अपनी डायरेक्ट भूमिका निभाते हैं, हम अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। और इसका जो निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ, शायद आप लोग को दिखाई ना दे रहा हो, आप समझो ना, सिंपल सारी चीज़ें हैं। इसका चुनाव होता है, अधिसूचना राष्ट्रपति जी ने जारी कर दी, निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, FTPS रूल, यानी हम सभी वोट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, यानी वहाँ जो हमने विधायक चुना, हमारे विधायक जो है, हमारे MLA जो है, वो वोट करते हैं और राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ फर्स्ट पास्ट दी फोर्थ सिस्टम, अग्रताई विजेताग्राही, यानी FTPS एक रूल है। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रताई विजेताग्राही। इसे इंग्लिश में कह दिए फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। यानी इसमें आप कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, अगर उसने 50% से ज़्यादा वोट ले आया तो विजेता है। सिंपल सा चीज़ है। अगर 4 लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, A है, B है, C है, D है, सिंपल सी है, इसने 500 वोट लाया, इसने 300 वोट लाया, इसने 200 वोट लाया, इसने 100 वोट लाया। आप तो ऐसे ही करते हैं ना, आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आप MP चुनते हैं, आपने वोट डाला फलानी पार्टी को अपने वोट डाला, ठीक है। तो जितने भी लोग खड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्र से, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतता है। सिंपल सा रूल है, FTPS रूल है, अग्रताई विजेताग्राही, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सिंपल सा रूल है, ऐसे चुनाव होता है। अब देखो, अधिसूचना जारी की राष्ट्रपति ने, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया, ठीक है, हमने बांट दिया, हम वोट देने गए, हमने वोट दिया, फिर उसका रिजल्ट आया, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले वो जीत गया। सिंपल सा चुनाव है, जीत गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब जब जीतेगा अब कहाँ जाएंगे। यानी जैसे एग्ज़ाम्पल मानो, आपका मन है कि आपका चुनाव लड़ना है, आप चाहते हो कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने MBA किया हो, आपने IIT से पास किया हो, आपने डॉक्टरेट किया हो, कोई रूल नहीं है ऐसा। इसकी योग्यता मैंने बताई, आप भारत के नागरिक हो, अनुसूची 3 के अंदर आप शपथ लेने की योग्य हो, आप पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, आपको किसी अपराध के मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुई हो, आप किसी महिला को शोषण का मतलब ऐसा कोई आप पर आरोप ना लगा हो महिला शोषण का। तो जो भी क्राइटेरिया बताई गई थी पिछले थोड़े से मिनट पहले मैंने बताई थी, वो सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है,
तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, आपने चुनाव लड़ा। हाँ, वो बात अलग है कि चुनाव लड़ना, वो भी एमपी का, हमारे देश में बहुत ही टफ टास्क है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे संविधान तो ये कहा ही है कि ये सारे क्राइटेरिया हैं, अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो। आपने चुनाव लड़ा, आप जीत गए, ठीक है। तो आप जीतने के बाद क्या करोगे? जीत का रिजल्ट आ गया, आपने मिठाई वगैरह बांटी, आपने खूब अच्छे से डांस किया, पार्टी मनाई। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कल तक आपको मतलब कोई नहीं जान रहा था, आपने बिल्कुल चुनाव लड़ा, अच्छे से शांति ढंग से प्रचार किया, सब कुछ हो गया। अब फाइनली आप एमपी बन गए, अब फाइनली आप माननीय बन गए। कल तक आप ज़ीरो थे, आपकी ज़ीरो वैल्यू थी, आप आम आदमी थे। लेकिन आज आप क्या हो? आज आप माननीय हो। अब आपके नाम के आगे जो है ना, ये वर्ड लग गया। कहीं भी भाषण देने जाओगे, किसी भी डिबेट में जाओगे, किसी भी उद्घाटन में जाओगे, किसी भी पिलर्स में जहाँ पे उद्घाटन करोगे, वहाँ पे आपके नाम के पहले माननीय, ये सब जुड़ गया। आप खास हो गए, राजा वाली व्यक्तित्व आ गई आपकी, राजा बन गए। तो अब क्या? गोल्डन फेस, गोल्डन एरा स्टार्ट आपका। ऐसा फील आएगा कि आप तो प्रॉपर आईएएस ही बन गए। तो बिल्कुल ऐसा फील आता है, राजा वाली फील आती है, और आनी भी चाहिए। हमारे देश में चुनाव जीतना, एक मुखिया चुनाव जीतता है, एक वार्ड मेंबर चुनाव जीतता है, इतना जश्न मनाता है कि आपको लगता है वाह यार क्या लाइफ होगी, बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी, बढ़िया सा बंगला मिलेगा, बढ़िया से सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल बॉडी गार्ड, हर चीज़, नेम एंड फेम। आपको नहीं लगता कि यार चुनाव नेता बनने के लिए भी, एमपी बनने के लिए भी, एमएलए बनने के लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये एक डिबेट का माध्यम है। हमारे इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ राजा ने शासन किया, लेकिन वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक जो इतना पढ़ा लिखा था, फिर भी उसका इतिहास में नाम एक अच्छे शासक के तौर पर नहीं लिया जाता, ठीक है। और एक तरफ अकबर के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन उसकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी, उसने फैसले थोड़े से इतने अच्छे लिए, उसे अकबर द ग्रेट कहते हैं। तो आज भी हमारे देश में ऐसा ही है, आप राजा अपने यहाँ से बनते हो, ठीक है, काम तो आपके नीचे आईएएस ही करेंगे ना, लेकिन जिगरा होना चाहिए ना राजा बनने के लिए, वो व्यक्तित्व तो आपको लानी पड़ेगी ना। हर कोई कालीन भैया मिर्ज़ापुर का ऐसे तो नहीं बनता, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लगना पड़ता है। हमारे देश में चुनाव इज़ नॉट ए ईजी टास्क। फुल डे जॉब है आपकी, हमेशा कैमरे की नज़र में हो आप। आम आदमी आम लाइफ अब आपकी रही नहीं। आपका हर एक एक्शन कभी भी कैमरे में रिकॉर्ड हो सकता है। इट्स नॉट ईजी लाइफ, इट्स वेरी वेरी टफ टास्क। तो ये है। तो हमने बात किया, हमारे देश में आपने चुनाव जीता, आप एमपी बन गए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के माननीय बन गए। अब जाओगे आप अपने पार्लियामेंट, अब आप चले गए पार्लियामेंट, वो भी नए वाले पार्लियामेंट में आप, ठीक है, बिल्कुल नए वाले पार्लियामेंट में आपकी ब्लैक वाली थार से जो होती है एंट्री होती है, पूरी चमचमाती हुई, सायरन बजते हुए, ठीक है। आप जो है, आप इस वाले
ट्रायंगल शेप में था ना, आप पार्लियामेंट में आ गए। ठीक है, अब आपकी बारी हो गई शपथ लेना, क्योंकि अब तक आपने चुनाव जीता है। ठीक है, आप एमपी की जो औपचारिक कुर्सी है, जो सांसद की जो औपचारिक कुर्सी है, जो संसद सदस्य की जो औपचारिक कुर्सी है, जो औपचारिक दर्जा है, वो आपको अभी तक मिला नहीं है। जब तक आप शपथ नहीं लेते हो, जब तक आपको शपथ पढ़ते नहीं, जब तक आपको लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति आपको उसकी सदस्यता नहीं दिलवाते, तब तक आप सिर्फ चुनाव जीते हो। ठीक है, तो आप पार्लियामेंट गए। पहले क्या होता है ना कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, जो अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? अभी वर्तमान में आप देखते होंगे ओम बिरला हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लेकिन आपने देखा होगा जब मोदी जी जब चुनाव हुआ, ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा जो काफ़ी चर्चा में आया था, भर्तृहरि महताब। ये क्या है? ये कौन सा, क्यों चर्चा में आया था? इनके चर्चा में आने का रीज़न ये था, एक वर्ड है, एक पद है, प्रोटेम स्पीकर। यार मेरी हैंड राइटिंग है ना यहाँ पे बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक से लिखता हूँ मैं। प्रोटेम स्पीकर, ये पद, और ये कौन से पद है? ये है स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में क्या अंतर है आपको ये समझना पड़ेगा। हम पहले ये समझते हैं प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में अंतर क्या है। एक तरफ मैं प्रोटेम स्पीकर लिखता हूँ। देखो ये सब ना क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट बनते हैं, टेक्निकल शब्द हैं, एक पद है, इनके बारे में ना आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना होगा। और हमारे इस क्लास की खासियत ये होगी, आपको हर पहलू जो है बहुत आसान शब्दों में बताया जाएगा। ठीक है, हमें बेसिक्स नॉलेज, इस क्लास का थीम ही है आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, और मैं बेसिक्स दे ही रहा हूँ। और बेसिक्स एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे, जो आपको बनाना होगा, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिससे आप राजा बनोगे। तो ठीक है, आइए राजा बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर ये एक अस्थाई पद होता है, और ये एक अस्थाई पद होता है। इट्स अ टेम्पोररी, इट्स अ परमानेंट। ठीक है, ये क्या होता है ना, जब आप संसद में जाते हो तभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ होता है, तभी कोई अध्यक्ष नहीं होता है, तब सभी कोई सदस्य भी नहीं रहते, क्योंकि तभी सभी अपने अपने सदस्य की सदस्यता ले रहे होते हैं। तभी क्या होता है ना कि राष्ट्रपति, उसके पहले यानी जब ये लोकसभा का विघटन जब होने वाला, मतलब जब नई लोकसभा का चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, उसके पहले तक जो अध्यक्ष था वो यहाँ पे बना रहेगा। यानी इसके पहले जो अध्यक्ष था, पहले जो भी अध्यक्ष XYZ रहेगा, वो अध्यक्ष बना रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तुरंत खाली नहीं करता है। जब ये प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा तब ये खाली होगा, तब ये औपचारिक रूप से ये सीट खाली हो जाएगी, लेकिन तब तक ये यहाँ पे रहेगा। और इसके रहते ये एक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है, ये चुना जाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो होता है हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। वो जो है एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। उन सदस्यों में से राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त करते हैं। इसका काम है
सभी जितने भी लोग चुनकर आए हैं सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। सभी, एक शब्द यहाँ पे, नवनिर्वाचित, सभी नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ दिलाना, सबको शपथ दिलाना। हो गया। और इनकी जो सूची है, अनुसूची, शपथ लेने की जो सूची होती है, अनुसूची 3 में है। ये अनुसूची, शपथ की जो अनुसूची आप लोग याद रख लें, ये अनुसूची 3 में है। ठीक है, ये टेम्पोरी पार्ट है। सभी सदस्य अपने अपने सदस्यता ले लिए, फाइनल, ख़त्म। अब उन लोगों में से ही एक अध्यक्ष पद को चुना जाएगा। ठीक है, एक अध्यक्ष, ये यहाँ पे थे आपके भर्तृहरि महताब, जो यहाँ पे आप एक चर्चा में आए थे, नाम था भर्तृहरि महताब। अब यहाँ पे अस्थाई पद, एक सदस्यों में ही सबकी सहमति से आप ओम बिरला साहब यहाँ पे अध्यक्ष चुन लिए गए। अब यहाँ पे अध्यक्ष जो स्पीकर हैं ओम बिरला बन गए हैं। ठीक है, अब ये सदन की अध्यक्षता करेंगे। अब इनका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकसभा का कार्यकाल, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पहली बैठक से 5 साल तक। इसका कार्यकाल पूछता है एग्ज़ाम में कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। पहली बैठक से 5 वर्ष तक रहेगा, और भी रहेगा XYZ। ठीक है, तो आपको इस पर टिक लगाना है। हमें पॉलिटी में क्या होता है ना, स्टेटमेंट में ध्यान देना होता है, क्योंकि इसके जो वर्ड होते हैं थोड़े से आम नहीं होते हैं, थोड़े से उस भाषा में होते हैं जिस पर थोड़ा सा अंतर रहेगा। आपका सवाल गलत, मतलब क्वेश्चन जो है आप गलत कर बैठोगे, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ लिया। अब सभी जो सदस्य हैं वो सदन के नेता को चुनेंगे। आखिर लोकसभा के सदन का नेता कौन होगा? ठीक है, वो सदन का नेता ही क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा, जो उस पूरी लोकसभा को डील करेगा। प्रधानमंत्री देखो क्या होता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा से हो। एग्ज़ाम्पल है कि हमारे जो प्रणब मुखर्जी नहीं, एक एग्ज़ाम्पल है, मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो, हाँ याद आ गया, मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोकसभा के सदस्य रहो तभी आप प्रधानमंत्री बनोगे। यहाँ ज़रूरी है आप लोकसभा राज्यसभा किसी के सदस्य होने चाहिए। अगर एक आदमी दोनों का चुनाव लड़ता है, लोकसभा से भी चुनाव जीत जाता है, राज्यसभा से भी चुनाव जीतता है, अंत में उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपनी किसी भी जगह की सीट लोकसभा की खाली कर दे या राज्यसभा की खाली कर दे, यानी वो एक जगह से ही वो सदस्य रह सकता है। ठीक है, और एक क्लाउज ये है, कोई भी मंत्री जो है सदन की बैठक में भाग ले सकता है। यानी मंत्री जो है बिना सदस्य की सदस्यता जो भी है लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो 60 दिनों तक जो भी सदस्य हैं अनुपस्थित रहता है, सदन में नहीं आता। आप तो देखते होंगे ना कि हमारी सदन की जो कार्यवाही, मतलब फुल जो अटेंडेंस होता है कि सभी जो सदस्य हैं, सांसद है, प्रेजेंट होने चाहिए, अपने अपने क्षेत्र के सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, सभी को अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखने का अधिकार है, पूछने का अधिकार, अपनी बातों पर प्रेजेंट होना है। सिर्फ नाम के लिए आप चुनाव लड़ लिए, फिर उसके बाद अपने घूम रहे हैं राजा की तरह,
तो वैसा नहीं होना है। आपको सदन में प्रेजेंट रहना है, अपनी क्षेत्र की बातों को रखना है। अगर कोई सदस्य बिना सदन को बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ आपको लेयर्स बाय लेयर्स आपको पढ़ना होगा। ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमने ये पढ़ा, पूरा मैंने रिवाइज किया हमने आज। फिर हमने ये पढ़ा कि चुनाव होता क्या है, योग्यता क्या है, संरचना क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव जीत जाने के बाद जब अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर एंड स्पीकर का चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, जब वो चुन लिए जाते हैं उसका कार्यकाल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी। अब आगे की क्लास में यहाँ से क्लास आगे बढ़ेगी। अब जो फैक्ट्स होंगे वो हम जानेंगे। अब जो सदन चलेगा कैसे, सदन जो चलेगा कैसे, सदन को चलाना है। ठीक है। और सदन में जो सदस्य हैं वो क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके नियम कायदे क्या हैं, मंत्री बनते कैसे हैं, मंत्री का जो पद है वो किन कारणों से समाप्त होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज आपने जो जाना, जो सीखा, आप प्लीज़ बताइए आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ ये प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। मैं कल की क्लास में उस चीज़ पे बेहतर से बताऊंगा आपको। इस क्लास का उद्देश्य बस यही है, हमारे चैनल स्टडी अफेयर्स का, इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है उसे सिंपल करना। सरल, सहज, सिंपल बनाना इस स्टडी अफेयर्स, इस प्लेटफॉर्म का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके आगे कंटिन्यू क्लास हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज़ करें। रिवीजन इज़ द की रोल ऑफ योर स्टडी एंड योर सक्सेस। अल्टीमेट आप सभी को सक्सेस चाहिए, आप सभी को राजा बनना है। राजा बनने के लिए एकमात्र तरीका ये है कि आपको जो पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ते हो, उसे आप अपडेट रखें, उसे आप रिवीजन करें। और जो हमारे आसपास जो चल रहा है, जैसे हमने ये बताया, भाषा संबंधी मुद्दा बताया आपका, जो क्लैश चल रहा है, लैंग्वेज वॉर चल रहा है स्टेट में, इससे क्वेश्चन वन डे एग्ज़ाम में बनेंगे, पीसीएस एग्ज़ाम में, मेंस में एग्ज़ाम ज़रूर बनेंगे, इंटरव्यू में इस पर चर्चा होगी। तो सवाल हमें पकड़ना है, सवाल हमें ना पकड़े, बशर्ते सवाल को हमें पकड़ना है। टॉपिक्स हमें ढूंढने हैं। हमें अपने करंट अफेयर्स से अफेयर्स नहीं होता है, उसमें अपडेट रखना पड़ता है खुद को। हर लेयर्स को जानना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है कि समाज में हर छोटी से बड़ी चीज़ जो मुद्दा बनती है, आखिर हमें समाज में रहकर काम करना है। और समाज में टिके रहने का एक ही तरीका है, आपको अपडेट रखना। अगर किसी फील्ड में आप हो, आपने खुद को अपडेट ही नहीं किया, ठीक है, तो आप यार सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आज आईफोन चल रहा है, नोकिया बाहर है। रीज़न एक ही है कि उसने अपडेट ही नहीं किया, समय से खुद को अपडेट नहीं किया। इसलिए समय के काल चक्र को समझना होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट रखना होगा खुद को, अपने चारों ओर। ठीक है। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बने रहिए। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाएंगे और मज़े से पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं कल एक नए एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ।
कंटिन्यू करते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में क्या आपको समझ में नहीं आया और कौन सा चीज़ आपको अच्छी लगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राधे।